राजनीति अगर इस देश में कोई पार्टी करती है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। कांग्रेस पार्टी पे तो आरोप भी लग रहा है कि कांग्रेस जो है हिंदू विरोधी पार्टी है। ये एक नैरेटिव सेट किया जाता है। चलो बहुत बीजेपी वाले आध्यात्म और धर्म की बात करते हैं। सब जानते होंगे यहाँ हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र हमारी बॉडी में जो है बहुत न्यूरॉन्स हैं लाखों में। यहाँ पर ही ईश्वर ने, यहाँ शिव है, वो शिव जो एक ओंकार है, ओम है, जो एक ज्योत है। आत्मा आपको पता है कितनी छोटी सी होती है? माचिस की तीली जितनी छोटी होती है। एक छोटी सी ज्योत है, आप में है, निकल गई ना तो आप शव हैं। वो शिव आपके अंदर तभी तक है, आप जीवित हैं। इन लोगों ने क्या किया हुआ है, मिरर न्यूरॉन्स क्या होते हैं ना कि एक ने पत्थर मारा, आप सपोज करो भीड़ में आपने देखा होगा एक ने पत्थर मारा, सब लोग मिलके मारते हैं। इन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया ये वो समाज में इस तरीके की बातें करके उस मिरर न्यूरॉन का सहारा लेके लोगों के अंदर धर्म के नाम पर जो है ना एक नैरेटिव सेट कर दिया है। बहुत सारे लोग हैं जिनका ये स्ट्रॉन्ग होता है, जो इसमें नहीं फंसते हैं, वो समझते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जैसा कि सत्ताधारी कह रहे हैं कि 10,000 दिए हैं और 2 लाख रुपया आप जो है उनको देंगे ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बने। 5 साल से कहाँ थे? बिहार की हमारी जो महिलाएं हैं उनकी कीमत लगाई है आपने 10,000 कीमत लगाते हैं आप हमारे आत्मसम्मान का। और आप ये बताइए, ये हमारा जो बिहार है, बाढ़ हो सुखाड़ हो, सत्ता वाले जाते हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम अपने लोगों को क्या कैसे करें। आप दिल्ली तक दौड़ते हैं, हमारे लोगों को ये छलावा देते हैं कि हम तो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। जब हमारे पास पैसे नहीं हैं, इतने कर्ज में हमारा ये राज्य डूबा हुआ है, हमारा प्रदेश, आप किसके पास हमारे देश को गिरवी रख के आए हैं? पैसा तो कहीं और से लाए हैं। किस अडानी के पास आप गिरवी रख कर आए हैं, या कोई फॉरेन पावर है? बताएं हमें। ये रिसर्च का विषय है। ये जो 10,000 है, ये जो भ्रम फैला रहे हैं, ये कर्ज है, ये वापस लिया जाएगा। 2010 में बीजेपी यहाँ से लीड की थी, 2015 में फिर कांग्रेस आई थी और 2020 में फिर से बीजेपी लीड की थी और काफ़ी अच्छा वोट का मार्जिन था। और यहाँ उस समय आप भी थी चुनावी मैदान में। क्या कहेंगे, वोटों का आकलन में 1, 2, 3 में भी आप नहीं थी, क्या वजह था और किस तरीके से देख रही हैं, आखिर कांग्रेस क्यों सीट लूज की थी? पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि मैं 1, 2, 3 में भी नहीं थी। आज मुझे मौका मिला है, बढ़ा के भी नहीं बोल रही हूँ, 1800 वोट आए थे। वो तमाम आप 1800 लोग जिन्होंने मुझे वोट दिया था, मैं आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ। मेरे जीवन में 2020 के बाद बहुत सारी चुनौतियाँ आई। आपके उस 1800 वोट ने मेरे कंधों पे जो जिम्मेदारी दी ना, उसने मुझे टूटने नहीं दिया। वो आपका कर्ज है मेरे ऊपर और मैं वो चुकाऊंगी ज़रूर। किन मुद्दों का आधार बनाकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? बाबा, मुद्दों का तो अंबार है। बात करें अपने क्षेत्र की, आपकी पैंट गीली तो नहीं है घुटनों तक? यहाँ आप निकलेंगे ना तो जल भराव इतना है, मतलब क्या कर रहे हैं नेता? आदरणीय जो विधायक जी, उनसे सवाल पूछा क्या कर रहे हैं वो? जल जमाव, जल संकट, ये सारी समस्याएं तो हैं ही। हमारे बगल में कलवाही ये अस्पताल जो है, 11 पंचायत पे एक है, एक महिला डॉक्टर नहीं है। आप दवाई लेने जाओ, मुझे एक बार कुछ प्रॉब्लम मेरे ही कान में हो गई, मैं ढूंढने गई, दवाई नहीं थी, मुझे वापस दिल्ली में डॉक्टर को फ़ोन करना पड़ा। उसने फिर उसको मैंने दिखाया, यहाँ पर मैं परेशान रह गई 1 महीने तक, मेरा कान ठीक नहीं हुआ। पता है आपको, PHCs जो हैं ताले बंद जो हैं, तो क्या कर रहे हैं ये? ताला कब खुलेगा? रात बिरात किसी को ज़रूरत पड़ती है, कहाँ जाएगा इंसान? मरे। हमने वोट क्यों दिया था? मैंने तो नहीं दिया था भाई, पर जिसने भी दिया उन्होंने वोट क्यों दिया था? आपका करियर सेट करने के लिए दिया था। और मेरी वोटर से भी अपील है, आप वोट क्यों देते हो? आप नेता का करियर सेट करने के लिए देते हो, अपने लिए वोट देते हो आप? क्या आपको नहीं पता आपके आजू बाजू, आपके घर परिवार में क्या समस्याएं हैं? हर आंकड़े में, हर इंडेक्स में हम निचले पायदान पे हैं। गुंडों की गुंडाई से परेशान है, खुलकर सामने नहीं आते हैं। NCRB की जो रिपोर्ट है, ज़मीन विवाद में सबसे ज़्यादा हत्याएं यहाँ हुई हैं। कई महिलाएं हैं जिनके ऊपर सरपरस्ती नहीं है पुरुषों की, पति नहीं है, मृत्यु हो चुकी है, भाई नहीं है, ज़मीन विवाद में ही न जाने कितने थानों के चक्कर लगाती रहती है, कोई सुनने वाला नहीं है। साइन नहीं करते हैं वो, जब आप एप्लीकेशन लेके जाते, रिसीविंग नहीं देते, भौगेल FIR करते नहीं। FIR हुई तो उनसे सवाल होगा। बेनीपट्टी विधानसभा में इस वक्त भले ही
बीजेपी के एमएलए विनोद नारायण झा लीड कर रहे हैं और यहाँ इस समय बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन पृष्ठभूमि में जाएं, अगर इसका इतिहास देखें तो बेनीपट्टी विधानसभा कांग्रेस का जनाधार रहा है और इस समय यहाँ पर कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो संभावित हैं, लेकिन उनके बीच में अनुराधा सिंह जो कभी पीपुल्स पार्टी के नेता रही हैं और कट्टावर नेता रही हैं और जिस समय पुष्पम प्रिया के साथ थे तो लोगों के बीच में भी तब भी चर्चा था, और जैसे ही पीपुल्स पार्टी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किया है तो चर्चा का केंद्र बन चुका है, पुरजोर चर्चा हो रही है। और वो इस वक्त हमारे साथ हैं। इन्होंने 14 वर्षों तक पत्रकारिता किया था और जर्नलिस्ट होकर के एक अच्छा खासा प्रोफेशन होकर के उसके बाद ये राजनीति में कैसे आई और राजनीति में आने के बाद इन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी पुष्पम प्रिया के साथ, और इसके बाद अभी हाल ही में इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। सारी विषयों पे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुराधा सिंह। तो सबसे पहले न्यूज़ टुडे मिथिला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, और आपके तमाम दर्शकों को भी मेरा अभिवादन। कैसे आई आप पत्रकारिता से राजनीति में? देखो, आप दिल में बिहार रहा है हमेशा से ही। बात 2020 की है जब मैं प्लूरल्स के साथ जुड़ी थी। मेरे पिता को कैंसर था और उनकी मृत्यु हुई थी साल 2020 में। वो जब अपने अंतिम समय में थे, बेड पे थे, तो वो सब कुछ भूल चुके थे। बस एक ही बात बोलते थे। मेरे घर का नाम गुड़िया है, तो गुड़ो वो मुझे प्यार से बुलाते थे। तो मेरे पिता कहते थे, गुड़ो कपड़ा पिन्हाबा ना, हमरा तैयार कर ना। मैं बोलती थी, क्या कता जेब, गाँव नहीं ला जेब, हमरा गाड़ी आबि गेले हन, गाँव जेबे, भाईजी लिंगा जेबे, सब कोई छे होता है, गाँव जेबे। मैं बोलती थी धनबाद चलो, मतलब धनबाद में हम लोग रहते थे, मेरा मायका धनबाद ही है। तो मैं कहती थी धनबाद चलो, घर है होता है। कौन घर? वो घर जो उन्होंने बनाया था, वो घर उन्हें याद नहीं था, उन्हें अपना गांव याद था। ये बात मुझे बहुत कचोटी। मैंने उस वक्त कोविड का टाइम था, पर मैंने ये डिसाइड किया, पापा तो गुजर गए खैर उसके कुछ दिनों बाद ही, मैंने ये डिसाइड किया कि उनका जो अंतिम संस्कार है ना, वो तो गांव में ही अब होगा। और उसी वक्त कोविड था, आपको याद होगा, लोग तमाम देश भर से लोग नंगे पांव गोदी में बच्चा लेकर, कंधे पर बच्चा बिठाकर सब वापस आ रहे थे अपने बिहार की तरफ। वो चीज़ मुझे बहुत कचोटी थी। जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार हमेशा से ही दिल में था, लेकिन उस एक घटना ने ना मुझे मजबूर कर दिया कि फुल टाइम मैं आकर के अब यहाँ पर रहूँ। और तब से आपने पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया था और उसके बाद कांग्रेस का दामन थामा, उसके पीछे क्या वजह है? देखो, आप जब मैंने प्लूरल्स का दामन थामा था, मैंने आपको वजह बताई। जब मैं आई थी तो उसके बाद प्लूरल्स ने कांटेक्ट किया था और उन्होंने बोला, तो मुझे लगा कि बिहार को बदलने के लिए जो एक यज्ञ आयोजित किया जा रहा है, उसमें एक आहुति मेरी भी बनती है। मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ कि मैं जब हिंदुस्तान टाइम्स में थी, अपने करियर की शुरुआत की थी, तो तब कुमार संजोया करके एनडीटीवी और फिर रिनाउंड जर्नलिस्ट है, उन्होंने हमार टीवी की शुरुआत की थी, जो कि रीजनल चैनल था। पहली बार देश में हुआ था, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, इन सब लैंग्वेजेस में। तो जब मुझे पता चला ऐसा और उन्होंने भी कांटेक्ट किया था, तो एक पल भी मैंने नहीं सोचा, जबकि मुझे सबने बोला था कि आप इंग्लिश मीडिया को छोड़ करके हिंदी भी छोड़ो, आप रीजनल में जा रही है, आपका तो करियर ही ख़त्म है। मैंने तब भी इंडिविजुअली वो डिसीज़न लिया था कि मुझे तो हमेशा से ही अपने बिहार से प्यार रहा है, तो मुझे करना था। फिर जब मैं 2020 में आई, प्लूरल्स मैंने आपको बोला जैसे कि वो बदलाव की बात कर रहे थे, तो मुझे लगा इस यज्ञ में तो मेरी भी आहुति होनी चाहिए। उसके बाद कुछ चीज़ें हुई, मुझे लगा कि उस तरीके से चीज़ें नहीं हैं जैसा कि मैं सोच रही थी। और हमेशा से जो मेरी सोच रही है ना, जो प्लूरल्स आप कह रहे हो, वो समावेशी राजनीति की, जो हर किसी की बात करता है। ये देश किसी की बपौती नहीं है कि धर्म और उसके नाम पर कोई हमें बांट पाए। और उस तरीके की राजनीति अगर इस देश में कोई पार्टी करती है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये दिवाली, ये छठ जो है आखिरी होगी, इसके बाद जो है यहाँ पलायन का समस्या खत्म होगा। इसको किस तरीके से देखते हैं? अव्वल तो अगर प्रशांत किशोर जी ये हमें भरोसा दिला देना कि वो इलेक्शन के बाद वो लिखित में दे दें कि इलेक्शन के बाद वो किसके साथ हमें तो पता है किसके साथ, किसके जरिए आए हैं, किसके साथ जाने वाले हैं,
क्या कहना चाहेंगे? सत्ताधारी भी कह रहे हैं कि अब जो 5 साल का हमारा रोड मैप है, चले जा चुके हैं हम लोग। 5 साल का रोड मैप है, उस 5 साल में जो है पूरे अलग अलग जगहों पे जो मेट्रो सिटी में जो लोग रोजगार कर रहे हैं, पलायन वो खत्म होगा। जड़ से 5 साल का हमने रोड मैप तैयार कर लिया है। ओफ, बस उनसे क्या ही कहूँगी, जनता से कहूँगी। और कितने दिनों तक आप लोग हर बार चुनाव के समय उनके इन बातों पे भरोसा करोगे? आप बोलते हो ना कैसे बदलेगा राजनीति में, तो सब एक है। मेरा एक जवाब, मेरे जितने भी अग्रज हैं और अनुज हैं, एक छोटी सी मैं बात रखनी चाहती हूँ, सजेशन भी नहीं। आप ना अपने लिए वोट करो और एक ऐसी आवाज़ चुनो जिसकी खुद की आवाज़ बुलंद और ईमानदार हो और वो आपकी बातों को आगे रखे। आप बेशक चलो पार्टी को मत दो, आप कांग्रेस को भी मत दो, भाजपा किसी, लेकिन आप एक नेता जो अपने लिए आप चुनते हो ना, आप कैंडिडेट को देख के वोट दो। ऊपर तक लोगों में हड़कंप मचेगा, वो मजबूर हो जाएंगे कैंडिडेट अच्छा आपको देने के लिए, ऊपर खुद ही बदलाव हो जाएगा। कौन है आपके प्रेरणा स्रोत? किसे देखकर आप राजनीति में आई थी? प्रेरणा स्रोत हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। वो आज के डेट में ना, जैसा मैंने बोला कि हमारे जो देश, हमारे भारत की जो आत्मा है ना, मतलब हम समावेशी हैं। वो जिस आत्मीयता के साथ, जिस प्यार के साथ, जिस मतलब इजी अप्रोच के साथ लोगों से बातचीत करते हैं ना, मैं उसकी कायल हूँ, मैं फ़ैन हूँ। आज के डेट में वही एक लीडर है जो हमारे देश को संभाल सकता है। क्या अपील करेंगे जो भी विधानसभा के क्षेत्र के, बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के आवाम देख रहे हैं? मैं उनसे यही कहूँगी, 5 साल पहले जो मैं आई थी, बस आप ये देख लेना कि तब जो समस्याएं थी, क्या उनका निस्तारण हुआ? जात धर्म के नाम पर मत बटिए। ये लोग जो पाखंड करके हमें धर्म, खुद तो ढेले भर का धर्म और अध्यात्म का ज्ञान है नहीं, हमें बताते हैं। हम खास करके हम मैथिलों को बताएंगे अध्यात्म की बातें, धर्म की बातें, नहीं फंसिए उसमें। आप नेता के लिए वोट मत दीजिए, किसी का करियर मत बनाइए लीडर का। आप अपने लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए। 2020 में जिस तरीके से चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, उसमें 78,723 वोट मिले थे विनोद नारायण झा को और भावना झा को 45,819 वोट। ये जो वोट का जो फासला है, उसको आप किस तरीके देख रहे हैं? कांग्रेस सीट लूज की थी, वजह क्या रहा? मैं वजह बताती हूँ ना। जब मैं तो खुद ही घूम रही थी, मैं सारे बूथों पे गई थी। जब वोटिंग ख़त्म हो गई थी ना, सब लोग बैठे हुए थे, ठप ठप ठप, सारे वोट गिराए गए थे। तो अभी आपने सुना हमारे साथ बेनीपट्टी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी अनुराधा सिंह, जिनसे आपने सुना यहाँ की क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में। पत्रकारिता से राजनीति में क्यों आई और राजनीति में इन्होंने जब शुरू किया था, पीपुल्स पार्टी ज्वाइन की थी, और उसके बाद कांग्रेस में आने के बाद लोगों के बीच में किस प्रकार से चर्चाएं चल रही है, और आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए। कौन सा जो यहाँ पर प्रत्याशी है वो अगर लीड करे ताकि बेनीपट्टी का कायाकल्प। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में तो आपके जो गठबंधन है उसमें भी कई ऐसे संभावित चेहरे हैं, उसमें आप अपने आप को कितना अश्योर मांग रहे हैं टिकट को लेकर के? देखिए, मैंने अपनी बातें रख दी हैं। अगर पार्टी नेतृत्व को ये उपयुक्त लगता है, मैं उनको उपयुक्त लगती हूँ तो बिल्कुल, या फिर पार्टी अगर मुझे नहीं भी देती है तो वो जिनको देगी मैं उनके साथ जी जान से लड़ूंगी। कितना अश्योर है? हर पार्टी चाहती है कि जिनको टिकट मिले वो वहाँ से जीत दर्ज कराएं। बेनीपट्टी विधानसभा के क्षेत्र के लोग आपको चुने तो चुने क्यों? लगातार मैं जब से राजनीति में आई, मैं कहीं गई नहीं हूँ, मैं बनी हुई हूँ, काम कर रही हूँ, मुद्दे उठा रही हूँ। बहुत, मैं जिला अध्यक्ष के तौर पे जब मैं काम कर रही थी, गांव-गांव में गई हूँ, संगठन खड़ा किया। और मैं सिर्फ संगठनात्मक कार्य ही नहीं कर रही थी, लोगों की जो समस्याएं हैं मैं उनको सुनती, मैं उनके लिए काम करती, एक पैर पर खड़े होकर मैंने काम किया है। कितने ऐसे लोग हैं, मैं उसमें, देखो आप, राजनीति एक अलग चीज़ है, पर मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो एक केला देकर और एक कंबल देकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उन्होंने कहा हुआ है कि बाएं हाथ से करो जो आप दान बोलो या जो बोलो या समाज के लिए जो आप करते हो, बाएं हाथ से करो, दाएं को पता न चले। हाँ, कुछ चीज़ें क्योंकि मैं राजनीति में हूँ तो वो लोगों के समक्ष रखनी होती है, बस उनका प्रचार प्रसार करती हूँ मैं। अदरवाइज़ कितने ऐसे काम किए, कितनी ऐसी महिलाएं जो मुझे फ़ोन करती हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, मैं खुद से जाकर वहाँ पर काम करती हूँ। चाहेंगे अंतिम प्रश्न, बिहार में कौन है ऐसा सीएम फेस जो करेगा बिहार का समुचित विकास? बट महागठबंधन का जो सीएम फेस है वो तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन
अभी तक नहीं जानते हैं, आप क्या बताएंगे? मैं आपको बता रही हूँ ना, अभी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होनी है। हमारे पार्टी नेतृत्व को भी आप डिसाइड करने दीजिए। बहुत सारी बातें हैं, मैं अभी ऑन कैमरा आपको नहीं बता सकती हूँ, तो वो आने वाले कुछ दिनों में, यानी आने वाले समय में जो है उसका फेस सामने आएगा। हाँ।